देखते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या है? समुच्चय जो शब्द है, समुच्चय जो शब्द है, ये समुच्चय को हम लोग कहते हैं झुंड, समूह, ग्रुप। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई वस्तुओं का झुंड हो, समूह हो या संग्रह हो, संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहेंगे। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या झुंड या समूह। समुच्चय शब्द जो आया है, इसकी खोज सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने सन 1845 से लेकर 1918 के बीच में किया। सर्वप्रथम इसको त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को हल करते समय इनको इस समुच्चय शब्द से परिचय हुआ। तो हम समुच्चय के भाव को समझेंगे। समुच्चय को हम संग्रह कहते हैं, समूह कहते हैं या झुंड कहते हैं। तो किसी भी वस्तुओं के समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे, संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे, झुंड को समुच्चय नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? तो वस्तुओं का एक संग्रह जो होगा वह सुस्पष्ट जब सुनिश्चित होगा, सुस्पष्ट और सुनिश्चित होगा, तब उस संग्रह को समुच्चय कहेंगे। जैसे कह सकते हैं समुच्चय की जो परिभाषा है, इनको कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ समझते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? जैसे उदाहरण तौर पर हम कह सकते हैं कि यहां पर एक कोई टोकरी है, इस टोकरी में कुछ फल हैं और कुछ सब्जियां हैं। मान लो इस टोकरी में कुछ आलू, बैगन, टमाटर हैं। इसमें आलू है, टमाटर है, बैगन है और कुछ आम है, कुछ सेब है और कुछ अमरूद है। मान लो इस तरह के संग्रह है। इसमें क्या क्या है? तो आलू है, टमाटर है, बैगन है, आम है, सेब है और अमरूद है। इस टोकरी में इतनी चीज है। तो यह जो टोकरी है इन चीजों से मान लो भरा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि इसको परिभाषित कीजिए तो इस टोकरी में क्या है, अगर वह व्यक्ति कह दे कि ये सभी सब्जियों का समूह है, सब्जियों का संग्रह है, सब्जियों का संग्रह है, यह समूह है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फल भी हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि ये सभी फल हैं, टोकरी में सभी फल हैं, तो भी ये बात कुछ अधूरा है, क्योंकि सभी फल नहीं है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति कह दे कि ये टोकरी में सब्जियां और फल हैं, सब्जियां और कुछ फल हैं, तो ये जो व्यक्ति कहा है ये सही कहा है, अस्पष्ट रूप से सही है। अगर ऐसे ही उदाहरण हम ले लें, जैसे मान लेते हैं कुछ जानवरों का समूह हो, जैसे मान लो शेर है, बकरी है, भेड़ है, भालू है, लोमड़ी है। मान लो इस तरह का संग्रह है। इस तरह के शेर का, बकरी का, भेड़ का, भालू का, लोमड़ी का, इन जानवरों का एक ग्रुप है, एक जगह झुंड लगा हुआ है, एक समिति इन लोगों का हो रही है। मान लो अगर इसमें कोई व्यक्ति इसमें कह दे, मान लो 4 मित्र हैं,
ये जंगल में इनका इस शेर का मीटिंग हो रहा है। शेर जो है इन सभी जानवरों का, इतने लोगों का वह जैसे मान लो सभा कर रहा है। अगर 4 व्यक्ति मान लो उस जंगल में चले जाए और जा करके उसमें एक व्यक्ति या एक लड़का उसमें से इसका परिभाषा दे कि क्या है, तो पहला व्यक्ति कह रहा है मान लो कि सभी पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर हैं। दूसरा कहे सभी खतरनाक जानवर हैं। तीसरा कह दे सभी जंगली जानवर हैं। चौथा व्यक्ति कह दे कि सभी जानवर हैं। ये चारों लोगों में इस चीज को परिभाषित किया हुआ है। सभी पालतू जानवर हैं, ये सभी पालतू नहीं है। जैसे इसमें बकरी को, भेड़ को हम लोग पाल सकते हैं, लेकिन ये इसको हम पाल नहीं सकते हैं। जैसे शेर है, शेर को पाला नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम कहेंगे कि पाल सकते हैं। भालू है, इसको भी बंद करके रखा जाता है, तो इसलिए ये पाल सकते हैं, लेकिन ये पाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो कथन है ये स्पष्ट नहीं है। सभी खतरनाक जानवर हैं, इसमें इसको पाल सकते हैं, खतरनाक नहीं है, तो ये भी कथन अधूरा है। सभी जंगली जानवर हैं, ये सभी जंगली नहीं है, इसको लोग पालते भी हैं, इसलिए ये भी कथन सही नहीं है। लेकिन जो चौथा आदमी कह रहा है कि सभी जानवर हैं, तो चाहे वह जंगली हो चाहे पालतू हो, सभी जानवर है तो जानवर है, ये बात स्पष्ट है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सुपरिभाषित शब्द का मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जवाब जब एक ही मिले तो उसे हम लोग सुपरिभाषित कहेंगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कथन यदि एक ही हो तो उसे सुपरिभाषित कहा जाएगा। अगर यहाँ पर हम संग्रह की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे, लेकिन सभी संग्रह को, सभी झुंड को, सभी समूह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय उसे ही कह सकते हैं कि जब वह सुपरिभाषित हो, यानी वह स्पष्ट रूप से उस बात को टैली कर रहा हो। जैसे अगर कहा जाए कि सभी मीठे फलों का समुच्चय, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं सभी मीठे फलों का समुच्चय, तो हम मीठे फलों में मान लो कि हम लिख दे रहे हैं जैसे आम, अमरूद, केला, सेब, मान लो इतने चीज हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें से कह दे कि समुच्चय को परिभाषित करने के लिए इसमें जैसे ये समुच्चय है या नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं जैसे सभी मीठे फलों का समुच्चय, तो सभी मीठे फलों का समुच्चय, सभी मीठे फलों का संग्रह, ये समुच्चय है कि नहीं, इस बात को स्पष्ट करेगा सुपरिभाषित। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से पूछा जाए, अगर उनका जवाब एक ही मिलता है तब तो वह समुच्चय है, नहीं तो समुच्चय नहीं है। जैसे सभी मीठे फलों का समुच्चय, यहाँ पर एक प्रश्न हम ऐसे करेंगे कि सभी मीठे फलों का समुच्चय, सभी मीठे फलों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मीठे फलों में इनको ले रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर के इनका नाम ना लेकर के कोई और फलों का नाम ले ले, और कोई तीसरा खड़ा होकर के इन फलों में से कुछ को लेकर के और कुछ का नाम ले ले, तो इनका सबका जवाब अलग अलग है। हो सकता है किसी को आम अच्छा लगे, किसी को अमरूद अच्छा लगे, किसी को केला अच्छा लगे, किसी को इनमें से कोई अच्छा ना लग करके सेब अच्छा लगे। तो मीठे फलों का संग्रह इसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाएगा कि यह समुच्चय नहीं है। अब समुच्चय पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे सभी भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय, अब देखो यह समुच्चय है कि नहीं है। तो इनको जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का नाम पूछा जाएगा, यह समुच्चय में अगर सबका जवाब एक ही आएगा तो समुच्चय है, सबका एक ही जवाब नहीं आएगा तो समुच्चय नहीं है। सर्वश्रेष्ठ में मान लो कोई व्यक्ति अन्य खिलाड़ियों का नाम ले ले, कोई व्यक्ति अन्य खिलाड़ियों का नाम ले ले, कोई व्यक्ति अन्य खिलाड़ियों का नाम ले ले, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबका जवाब अलग अलग हो रहा है। तो अगर ऐसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे
कहा जाए कि भारत के सभी प्रसिद्ध कवियों के नाम बताओ, तो भारत के जो कवि हैं, चाहे लेखक ले लो, भारत के सभी लेखकों का संग्रह, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अलग नाम ले ले, कोई व्यक्ति अलग नाम ले ले, कोई व्यक्ति अलग नाम ले ले, ये भी हम लोगों का समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय हम उसी को कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कही गई बात का हो एक ही हो, उसका जवाब एक ही मिले, तभी वह समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हम समुच्चय के बारे में समझे। समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कथन एक ही हो तो उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे, अन्यथा समुच्चय नहीं कहेंगे। ये समुच्चय का परिभाषा हुआ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या इसको कूलक भी कहा जाता है। समुच्चय को हम लोग कूलक भी कहते हैं, कूलक कहते हैं। ये कूलक शब्द का मतलब समुच्चय। तो यहां से हमको यह स्पष्ट हुआ कि समुच्चय किसे कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कथन यदि एक ही है तो समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। हम इसके आगे देखते हैं कि समुच्चयों के अवयव, समुच्चय के अवयव क्या है। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। देखो, इनके अवयवों को हम इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। अभी इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसका संकेतन क्या है? समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में कुछ भी हो सकता है, ABCD, PQR, LMN, XYZ। अंग्रेजी के किसी भी अक्षर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करना है तो इनके अवयवों को मझोला कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, यहां पर बोला गया है कि समुच्चय के अवयव क्या है। तो समुच्चय के संग्रहित प्रत्येक वस्तुओं को, इसका संग्रह को, समुच्चय को अवयव कहेंगे। समुच्चय के अवयव क्या है? समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाता है। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाता है। इसको इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप कैसे लिखेंगे? तो यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इनके अवयवों को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो हम लिख दें 1, 2, 3, 4, ये 5। ये प्राकृतिक संख्याओं का एक संग्रह हो गया। तो इनमें हम लोग लिखेंगे, समुच्चय को मझोला कोष्ठक में लिखते हैं, और जिनसे ये समुच्चय जिन अवयवों से मिलकर के बना है उनके बीच हम कमा लगाते हैं, और प्रत्येक अवयव को एक बार ही लिखा जाता है। इनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आगे पीछे हो भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसे देख सकते हैं, जैसे इसी को 1, 3, 2, 4, 5 भी लिख सकते हैं। 2 को आगे पीछे, मतलब किसी भी इसमें अंक को आगे पीछे लिखा जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि समुच्चय के अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये समुच्चय हो गया। अब समुच्चय को यहाँ पर दिखाएंगे कि जैसे ये इनके अवयव हैं, तो इनको लिखा जाएगा। जैसे 4, मान लो 4 इसमें है, तो लिखेंगे कि 4 इस समुच्चय A का एक अवयव है। इसको पढ़ेंगे सर से, 4 A का एक अवयव है। तो इसको पढ़ते हैं कि 4 बिलोंग्स टू A, यानी 4 A से संबंधित है। ये 4 का एक सदस्य है, 4 का एक अवयव है। अगर इसमें देखते हैं 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5 A का अवयव है। 2 इसमें है तो लिखेंगे 2 A का अवयव है। अगर देखते हैं इसमें 6 A का अवयव है तो 6 A का अवयव नहीं है, इसको काट देते हैं कि 6 A का नहीं है। 6 इज नॉट बिलोंग टू A, 6 इज नॉट बिलोंग टू A। ये समुच्चय हो गया। कुछ समुच्चय ऐसे हैं जिनके संग्रहों को हम कोई विशेष प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के ऐसे, ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया। प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करने का एक समुच्चय हो गया। पूर्ण संख्याओं को दिखाएंगे तो W से डिनोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक। ये जो दिखा रहा है ये कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। Z जो है ये सभी पूर्णांकों को प्रदर्शित किया जाता है। Z को हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो
0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, इधर -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक ये पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है जी। देखो ये पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक होगा तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो केवल धन वाला लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे तो ऋण वाला लिखेंगे। ये पूर्णांकों को व्यक्त करता है। उसी तरह से परिमेय संख्याओं को यदि व्यक्त करना होगा तो परिमेय संख्याओं को क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह लिख दें तो सभी वास्तविक संख्याओं को हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, परिमेय अपरिमेय सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसको कहते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से होता है? तो समुच्चयों का निरूपण करने की दो विधि है। अब इसको समझते हैं कि समुच्चयों का निरूपण हम कितने तरह से कर सकते हैं। निरूपण, समुच्चयों का निरूपण हम निम्नलिखित दो रूपों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है तालिका विधि। तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। दूसरा होता है गुण विधि या नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चयों का निरूपण हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो रोस्टर विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से। अब ये रोस्टर विधि से एक कोई उदाहरण देते हैं। जैसे यहां पर लिखा जाए कि A बराबर 1 2 3 4 5, तो ये जो विधि है इसको कहते हैं तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। इसको रोस्टर विधि कहते हैं। अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिख दें कि यक्स ऐसा है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये अवयव है प्राकृतिक संख्याओं का, जहां पर ये प्राकृतिक संख्या जो यक्स है वह 5 चाहे 5 के बराबर या 5 से छोटा है। यक्स का मान 5 के बराबर से 5 से छोटा है, तो ये तथा यहां कर देंगे। तो ये कहलाता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यानी इसमें से कुछ विशिष्ट गुण को यहां लिख दिया गया है। यहां पर 5 के बराबर से 5 से छोटा प्राकृतिक संख्या है, तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर विधि। इसको रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं शुरू में पहले समुच्चय क्या है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को हम लोग पूलक भी कहते हैं। ये जिन अवयवों से मिलकर के बना होता है, यानी कह सकते हैं कि समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाता है। इनको हम लोग इस संकेत से, यानी एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका अवयव है तो इसको लगाएंगे, अवयव नहीं है तो इस तरह काट देंगे, ये इसका अवयव कहलाएगा। अगर समुच्चय को हम लोग निरूपित करना है तो दो विधि से निरूपित करते हैं, एक रोस्टर विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में सीधे सीधे जैसे दिया है वैसे लिख देंगे, और ये समुच्चय निर्माण विधि में होता है कि उनके विशेष गुण को यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि समुच्चय 1.1 एक चीज और देख लेते हैं। यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में कोई शब्द दिया गया है तो उसको समुच्चय में लिखने के लिए इनके प्रत्येक अक्षरों को हम कमा लगा करके अलग अलग कर देते हैं, और किसी भी अक्षर को हम दोहरा करके नहीं लिखते हैं। जैसे इलाहाबाद को समुच्चय के रूप में लिखना है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को समुच्चय में जब लिखना होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पहले ए तब कामा, तब यल, तब कामा। अब एक और यल आ रहा तो यल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार यल आ गया है। अब ए आ रहा तो ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ये आ गया है। अब लिखेंगे यच, ए नहीं लिखेंगे, एक बार आ गया है। बी लिखेंगे,
फिर ए नहीं लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। तो ये इलाहाबाद शब्द को हम समुच्चय में इस रूप से देखते हैं। अब हम आते हैं इसका प्रश्नावली 1.1। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें लिख रहा है पहला सवाल कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष के उन महीनों के नाम लिखना है जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम अगर लिखना चाहेंगे तो पहले लिखेंगे जनवरी, फिर लिखेंगे जैसे मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जे से जून चालू होगा, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां पर अब कोई नहीं मिलेगा। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो यही 3 नाम बताएंगे, अतः यह समुच्चय है। अगर यही अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता था, ये समुच्चय नहीं कहलाता। तो ये कहेंगे कि समुच्चय है। दूसरा देखेंगे, दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। माने 10 वो लेखक का नाम लिखना है। 10 लेखकों का नाम मान लो अलग अलग व्यक्तियों से पूछा जाएगा तो सभी लोग अलग अलग नाम बता सकते हैं। किसी के लिए भी यह एक उत्तर नहीं हो सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हो सकता है, मान लो किसी से पूछा जाए तो किसी का कोई व्यक्ति नाम ले लो, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इस तरह से नाम ले ले। और किसी से पूछा जाए तो वह ब्रायन लारा, रिकी पोंटिंग, इस तरह से बल्लेबाजों का नाम ले ले। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति के लिए ये जवाब अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, अगला चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो कक्षा में जितने बालक रहेंगे उन्हीं सभी बालकों को कहा जाएगा। तो यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 99 तक कोई भी व्यक्ति यही बताएगा। ये कह सकते हैं कि यह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक जो प्रेमचंद्र हैं, इनके उपन्यास जितने भी हैं किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो उन्हीं उपन्यासों को बताएगा जो प्रेमचंद ने लिखा हुआ है। तो ये एक समुच्चय कहलाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो यही जवाब देगा, अतः एक समुच्चय है। फिर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आएंगे ये भी एक समुच्चय कहलाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसको नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि खतरनाक किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए जवाब अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। हम समुच्चय उसी को संग्रह में कहेंगे, समुच्चय उसी को कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए जवाब एक ही मिल जाए तो समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर दिया गया है a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। जैसे पहला दिया गया है, पहला 5 खाली स्थान a, दूसरा 8 खाली स्थान a, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा 0 खाली स्थान a, चौथा है 4 खाली स्थान a, पांचवा 2 खाली स्थान a, छठवां 10 खाली स्थान a। हमको यहां पर एप्सिलॉन भरना है, माने इसका अवयव है कि नहीं। तो देखो a के अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये 5 इसमें मिल रहा है इसमें भरेंगे एप्सिलॉन हाई वाला, ये एप्सिलॉन हाई भरेंगे। तो देखो 5 इसमें मिल रहा है तो इसमें भर देना एप्सिलॉन इस तरह से। अब देखो 8 इसमें दे रहा कि एक अवयव है, तो 8 ए में नहीं है तो लिखेंगे कि 8 एक अवयव नहीं है। फिर यहां देखते हैं 0 एक अवयव है, तो देखो 0 इसमें नहीं है, तो यहां पर भरेंगे कि 0 इसका अवयव नहीं है। यहां पर देखेंगे 4 एक अवयव है, तो 4 इसमें है तो इसको एप्सिलॉन से भरेंगे, इस तरह से भर देंगे। 2 इसमें है तो 2 को इसे भर देंगे।
अब यहाँ पर 10 देखते हैं, 10 इसमें नहीं है तो 10 को लिखेंगे कि यह इसका अवयव नहीं है। तो ये इसका दूसरा का जवाब हो गया। अगर इसका अवयव है तो यहाँ पर ये संकेत भरेंगे, अवयव नहीं है तो ये संकेत भरेंगे, ये इसमें भरना था। अब देखते हैं तीसरा सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हम लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। समुच्चय निर्माण रूप कह लो या गुण या नियम विधि कह लो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या दे रहा है, यह ऐसा है कि एक पूर्णांक है जो ऋण 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो पूर्णांकों को हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक यहाँ पर 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर अनंत तक। इधर होता है -1, -2, -3। तो -3 से बड़ा, जैसे -3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा ये है और 7 से छोटा ये है। तो यहां से यहां तक के समुच्चयों को लिख देना है, यहां से यहां तक के अवयव को लिख देंगे, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो लिखेंगे कि a बराबर -3 से बड़ा हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला में क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या दे रहा है कि यह ऐसा है कि सम संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिखेंगे 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से प्राकृतिक संख्या कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक लिखेंगे, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है कि यह ऐसा है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों में ऐसी संख्या को लिखना है जिनको दोनों अंकों को जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। 2 अंकों की कोई संख्या मान लो लिख देते हैं, मान लो लिख दें हम इसमें 80। 2 अंकों की संख्या है तो ये 80 में 8 और 0 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। जैसे लिख दें 71 में भी 8, 7 और 1 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। फिर लिख दें मान लो 62, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। लिख दें 53, 5 3 8 हो जाएगा। अब लिख दें 44, इनका जोड़ 8 हो जाएगा। फिर लिख दें मान लो 5 3 हो गया है, 4 4 8 हो जाएगा। अब 3 5 लिख देते हैं 35, फिर 2 6 लिख सकते हैं, फिर 1 7 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां से जो देख पा रहे हैं कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का जोड़ 8 है, ये 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 80 होगा और ये 2 अंकों की है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्या दिया है कि यह ऐसा है कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। कहने का यह अर्थ है कि उन संख्याओं को लिखना है जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से न कटे वो अभाज्य होगा, और उन्हीं संख्याओं को लिखना है जिन संख्याओं से 60 पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। भाजक का मतलब कि 60 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। अभाज्य संख्या कोई लिखो, जैसे अभाज्य संख्या में आएगा मान लो 2 अभाज्य संख्या है, 2 से 60 कट जाएगा। अभाज्य संख्या 3 से भी 60 कट जाएगा। फिर लिखते हैं 5 से भी 60 कट जाएगा। 5 के बाद आता है 6 से कट जाएगा, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। 7 8 9 10 से भी नहीं लिखेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब इसमें से अब देखेंगे किसी से नहीं कटेगा जो हम लोगों का अभाज्य संख्या हो। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो जब कोई अंग्रेजी शब्द होगा तो उसके समुच्चय में लिखने के लिए प्रत्येक अक्षरों को अलग अलग लिखेंगे, दोहराएंगे नहीं, प्रत्येक बीच कमा लगा देंगे। तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पर टी पहले लिखेंगे तब कमा लगा देंगे, तब आर लिखेंगे कमा लगा देंगे, तब आई लिखेंगे कमा लगा देंगे, जी लिखेंगे कमा लगा देंगे, तब ओ लिखेंगे कमा लगा देंगे, यन लिखेंगे
कमा लगा देंगे। फिर ओ आ रहा है तो ओ इसमें लिख दिया गया, ओ नहीं लिखेंगे। अब यम लिखेंगे तो यहां पर यम लिखेंगे, कमा लगा देंगे। ई लिखेंगे, कमा लगा देंगे। टी तो टी एक बार आ गया है, नहीं लिखेंगे। आर आ गया है तो आर भी एक बार लिख दिया गया है। अब वाई है तो यहां पर वाई लिख देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये हो गया समुच्चय रूप। अब देखते हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहां पर लिखेंगे बेटर के लिए पहले यहां पर लिखेंगे बी कामा, तब ई कामा, तब टी कामा, फिर एक बार टी आया तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार टी लिख दिया गया है। फिर ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ई लिख दिया गया है। अब आर तो यहां पर आर लिख देंगे। ये बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो गया। अब अगला सवाल देखो। चौथा इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखेंगे पहला, चौथा का पहला सवाल दिया गया है कि इनको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। 3, 6, 9, 12 ये दिया गया है। 3, 6, 9, 12 ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, या गुण विधि से लिखो या नियम विधि से लिखो। अब यहां पर इसके विशेष गुण को लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें 3 को लिख सकते हैं 3 एकम में 3, 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी के 6, 9 को लिख सकते हैं 3 तिली के 9, इसको लिख सकते हैं 3 चौके 12। ध्यान देंगे इसमें कि ये 3 का गुणा जो सब में आ रहा है, 3 से सब में गुणा है, और यह 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है। तो इनको हम लोग रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो यक्ष ऐसा है कि ये जो है 3 यन है, 3 का गुणज है, जहां पर यन प्राकृतिक संख्या है, यानी 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। यन अवयव है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, और ये जो नेचुरल नंबर है ये 4 तक ही है। तो लिख सकते हैं कि जो यन का मान है वह 5 से छोटा है, यानी 4 के बराबर लिखो या 4 से छोटा, और नहीं तो हम 5 सीधे लिख देते हैं कि 5 से छोटा है। और यन का मान 1 की बराबर है या चाहे 1 से बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, या 5 किससे छोटा है। 5 लिखो या 4 भी लिख सकते हैं, 4 की बराबर चाहे 4 से छोटा, ये छोटा हम डायरेक्ट लिखें। चलो इसी तरह से लगा देते हैं तो 4 लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ये कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है, दूसरा सवाल 2, 4, 8, 16, 32 इनको लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 के घात पे 1, 4 को लिखेंगे 2 के घात पे 2, 8 को लिखेंगे 2 के घात पे 3, इसको लिखेंगे 2 के घात पे 4, इसको लिखेंगे 2 के घात पे 5। यहाँ पर देख रहे हैं कि सब नीचे वाला 2 है और ऊपरला वाला प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं कि यक्ष ऐसा है कि 2 के घात पे यन है, जहां पर यन 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, और जो यन का मान है 5 से छोटा है। तो जो यन का मान है 1 से बराबर, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और 5 की बराबर, 5 से छोटा है, ये कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि, ये कहलाता है रोस्टर विधि। तीसरा वाला सवाल, तीसरा में दिया गया है, तीसरा सवाल है 5, 25, 125, 5, 25, 125, 625। हम चाहेंगे तो इसका कोई नाम दे सकते हैं, A, B, C, D लिख सकते हैं। ये ऐसे दिया तो ऐसे हम छोड़ दे रहे हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 5 के घात पे 1, 5 के घात पे 2 25 हो जाएगा, ये 5 के घात 3 125 हो जाएगा, ये 5 के घात 4 625 हो जाएगा। बिल्कुल यही वाला सवाल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 के घात 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो लिखेंगे कि यक्ष ऐसा है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का घात है, मैंने 5 के घात में प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये जो यन का मान आ रहा है ये प्राकृतिक संख्या है, और यन का मान जो है 4 की बराबर 4 से छोटा है। यन का मान 1 की बराबर 1 से बड़ा, और 4 की बराबर 4 से छोटा है। यहां पर और लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा। अब देखते हैं चौथा क्या है, चौथा सुनते हैं। चौथा दिया गया है कि 2, 4, 6
ये दिया गया है 2, 4, 6 डैश डैश करके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, ये सभी समप्राकृत संख्या हैं। तो इसको समप्राकृत संख्या में ऐसे लिख सकते हैं कि x ऐसा है कि समप्राकृत संख्या है, सभी समप्राकृत संख्या हैं, सभी समप्राकृत संख्या, बस इसे लिख देंगे, सभी समप्राकृत संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो जैसे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 1, इनको लिख सकते हैं 2 गुणित 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3। ऐसे ही करते देखो 2 में सबका गुणज है, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, या x ऐसा है कि ये सब में प्राकृत संख्या, तो 2 n लिख सकते हैं, 2 n, जहां पर है n का है प्राकृतिक संख्या है, n है प्राकृतिक संख्या है। और ये कहां तक है, तो n का जो मान है 1 से लेकर के 1 की वर्ग 1 से बड़ा, और कहां तक है, अनंत तक है। तो अनंत तक लिखने के लिए ये ऐसे ही छोड़ देंगे, अनंत तक, अनंत से छोटा कर देंगे, इस तरह से अनंत से छोटा। तो ऐसे भी लिख देंगे, इससे अच्छा है इस तरह से लिख देंगे, ये सही है। अब देखते हैं आगे 5वां सवाल। 5वां में दिया है 1, 4, 9 डैश डैश करके 100। यहां पर दिया गया है 1, 4, 9 डैश डैश करके 100 तक। इसको लिखना चाहे तो थोड़ा सा समझने के लिए लिखेंगे, जैसे 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 9 को लिखेंगे 3 का वर्ग, 3 से लिखे 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो 10 का वर्ग। देखो यहाँ पर नीचे वाला सब प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और ऊपर वाला केवल 2 आ रहा है। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं x ऐसा है कि ये सभी प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या इसका घात 2 है, और ये जो n का मान है ये अवयव है किसका, प्राकृत संख्या का, तथा 1, 2, 3, 4 जो आ रहा है ये n का मान 1 की बराबर से 1 से बड़ा है, और 10 की बराबर से 10 से छोटा है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये कहलाएगा समुच्चय निर्माण विधि। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब कि इसको तालिका विधि से लिखो, यानी देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें लिख रहा है कि x ऐसा है कि विषम प्राकृत संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं विषम प्राकृत संख्या में क्या क्या आ जाएगा। तो प्राकृत संख्या में आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेकर के अनंत तक, ये लिख देंगे। ये इसका कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। इसको कहते हैं, जैसे ये वाला कहलाएगा हम लोगों का समुच्चय निर्माण विधि, ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। तो इसको सूचीबद्ध करना है, तालिका विधि करना है, इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहां पर दिया है कि x ऐसा है कि एक पूर्णांक है जो कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांकों के जिस संख्या रेखा पर जब दिखाते हैं, यहाँ पर समझ लो, ये मान लो ये 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, ऐसे आगे तक बढ़ जाएंगे। इधर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 से के अनंत तक। तो इसमें बटा में 2 आया है, तो इसको 2 बार और भागों में बांट लो। जैसे यहाँ पर 1 भाग कर लेंगे तो यह 1 या 2 भाग हो जाएगा, यह 1 और 2 हो जाएगा। तो इसको संख्या रेखा दिखा करके समझ लेते हैं। 0/2 लिखेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे, इसको 2/2 लिखेंगे, इसको 3/2 लिखेंगे, इसी तरह से इसको 4/2 लिखेंगे। यहाँ पर जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आधा आधा करके 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखेंगे 4/2, यहाँ 5/2, यहाँ पर 6/2, यहाँ पर 7/2, यहाँ पर 8/2, इधर यह मान लेते हैं कि एक और रह जाएगा, यहाँ 5, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, यहाँ 10/2। अब यहाँ से इधर भी आधा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा -1/2, ये -2/2। अवलोकन यहाँ पर दिया गया है कि 1/2 से बड़ा, तो 1/2 यहाँ है, यहाँ से बड़ा, और 9/2 से छोटा, तो 9/2 यहाँ है, इससे छोटा और इससे बड़ा लिखना है। तो इसके बीच के पूर्णांकों को लिखना है। तो पूर्णांक में लिखते हैं 0, 1, 2, 3 करके। पूर्णांक देखो इसके बीच में पूर्णांक यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। तो पूर्णांक इसमें कहा जा रहा है 0, 1, 2,
3 4 ये पूर्णांक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे b बराबर 1 0 भी आ रहा है, यहाँ 0 भी आ जा रहा है, 0 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 0 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि यक्स ऐसा है कि एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर छोटा है या बराबर है 4 के। तो अगर हम मान लेते हैं कि यक्स स्क्वायर जो है 4 की बराबर है, तो यहाँ यक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस करड़ी में 4 आ जाएगा। तो यक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी 4 की बराबर से 4 से छोटा पूर्णांकों को लिखना है, वो 2 की बराबर से 2 से कम रहेगा। तो पूर्णांक लिखना है, 4 से छोटा पूर्णांक कौन हो जाएगा? तो पूर्णांक देख लो, पूर्णांक यहाँ होता है हम लोगों का 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। इधर होगा -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। तो ये लिखना है कि प्लस माइनस 2 से लेकर के छोटा लिखना है। ये प्लस माइनस देखो, प्लस है माइनस है प्लस, इससे छोटा या बराबर, तो ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, इसके बीच के सभी पूर्णांकों को लिख लेंगे। यानी माइनस देखो प्लस 2 से छोटा, प्लस 2 से छोटा और माइनस 2 से ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 4 से छोटा कर रहा है, यानी इससे छोटा हम लोग मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे जब समुच्चय निर्माण रूप में, तो है रोस्टर फॉर्म में, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, यहां तक लिखना है, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा वाला क्या दिया है। d बराबर दिया गया है, d बराबर यक्स ऐसा है कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो यहां लॉयल शब्द को लिखेंगे, यहां पर यल कामा ओ कामा वाई कामा ए कामा, यल यहां पर आ रहा है तो यल नहीं लिखेंगे क्योंकि यल एक बार हो गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल। इसमें लिखा है कि यक्स ऐसा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन कौन होता है? तो इससे हम लोग पढ़े होंगे, इस तरह से उंगली पर रखते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से पढ़ते हैं। तो जो ऊपर आता है ये 31 दिन के होते हैं और जो नीचे आता है वो 31 दिन के होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 31 दिन नहीं होते हैं, तो ये जनवरी 31 दिन का होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। बीच में आ रहा है फरवरी, तो फरवरी या तो 28 दिन या तो 29 दिन, तो ये 31 दिन का नहीं होता है, तो ये आ जाएगा इसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं फरवरी, पहला हो जाएगा फरवरी। फरवरी के बाद देखते हैं फरवरी मार्च 31 दिन का होगा, इसको नहीं लिखेंगे। अप्रैल, तो अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, 31 दिन का होगा। जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई 31 दिन का होगा। जुलाई के बाद अगस्त 31 दिन का। सितंबर अगस्त सितंबर, अक्टूबर भी नहीं होगा। नवंबर के बाद जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिन का होगा। ये इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये जो है वर्ष के वे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। इसमें दिया है कि यक्स ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर है, स्वर ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, बाकी सब होते हैं व्यंजन। तो इसमें दिया है, लिखा है कि यक्स ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। इसमें स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनमें से के से पहले जो भी आएंगे उनको छोड़ देना है। तो जैसे अंग्रेजी में हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ आई जे के, तो इसके पहले के पहले जो भी व्यंजन आ रहा है उसको लिख लो। तो व्यंजन में देखो ये आएगा बी सी डी एफ
जे, ये व्यंजन है। बाकी सब जो आया है ना ये वावेल है। यहां पर लिख सकते हैं कि यह बराबर आएगा बी सी डी एफ जे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ई एफ जी एच भी आएगा, इसमें जी एच छूट गया है तो इसमें जी एच भी होगा, एफ जी एच, जी एच जे भी आएगा इसमें, ये इसका आंसर है। देखते हैं छठवां में दिया गया है कि बाईं ओर ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और दाईं ओर ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और इनका सही मिलान करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 ये भाजक है, तो ध्यान देना इसमें से 1 2 3 6, 1 से 2 से 3 से 6 से ये प्राकृत संख्या है, 6 की भाजक है तो 6 की भाजक कहलाएगी। ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और ये सभी प्राकृत संख्या है, तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 2 3, तो 2 3 देखेंगे एक अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 6 से दोनों काट देंगे, यानी 6 दोनों से कट जाएगी, तो इसका मिलान ये से हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स का, ये मैथमेटिक्स शब्द का एक समुच्चय ही है, सही हो जाएगा। अब ये बच रहा है इसका मिलान हो जाएगा, ये इसका सही मिलान होगा।